अब सवाल है कि डीएनए का हम रेप्लिकेशन पढ़ क्यों रहे हैं और ये इसका संबंध एंथ्रोपोलॉजी में क्या है। तो डीएनए हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये समझ सके कि मान लो ये एक सेल है, उस सेल के भीतर उसके न्यूक्लियस में डीएनए है। जब वो एक सेल डिवाइड करता है तो एक सेल से दो सेल बनता है। ये एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है। सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। ये सेल का न्यूक्लियस है और ये है सेल, ये है सेल। ये पैथ्रिक सेल है, ये पैथ्रिक क्या है, सेल है ये। और सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। तो वही पैथ्रिक डीएनए मतलब पैथ्रिक सेल, जब एक सेल दो सेल में जाता है डिवाइड करके, तो सबसे पहले उसका क्या होगा, डीएनए क्या होगा, उसका द्विगुणन होगा। मतलब एक डीएनए से पहले दो डीएनए बनेगा, और जब दो डीएनए बन जाएगा, जब दो क्रोमोसोम बन जाएगा, तब जाकर के दो न्यूक्लियस बनेगा, तब जाकर के दो सेल बनेगा। फिर जाकर के जब जब डीएनए का जब हो जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पे दो न्यूक्लियस यहाँ पे अपीयर होगा। एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है। और फिर जाकर के तब क्या होगा, यहाँ पे एक सेल ये है और एक सेल ये बनेगा, और एक सेल ये बनेगा और एक सेल ये बनेगा, और अंतिम रूप से दोनों सेल अलग अलग हो जाएगा। तो पेरेंट का जो डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है यहाँ पे रेड कलर का है, क्योंकि डॉटर का जो डीएनए है वो एक ही रेड कलर का है और एक क्या है, ब्लैक कलर का है। इसका मतलब ये विधि क्या है, पेरेंट का आधा आधा स्ट्रैंड, आधा आधा श्रृंखला दोनों डॉटर में चला गया, और दोनों में यहाँ पे कंजर्व रह गया, संरक्षित रह गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डीएनए का जो द्विगुणन है, जो रेप्लिकेशन है, वो और संरक्षी विधि से होता है। और संरक्षी विधि का मतलब हुआ पेरेंट के डीएनए के आधा श्रृंखला का कंजर्व रहना, इसलिए नाम है अर्ध। अर्ध का मतलब आधा स्ट्रैंड एक में और आधा स्ट्रैंड दूसरे में। और संरक्षी का मतलब हुआ संरक्षित रह जाना, संरक्षित रह जाना। तो दोनों में संरक्षित रह गया। और ये कब होता है, तो ये याद रखना, ये जो द्विगुणन है डीएनए का, वो होता है कोशिका विभाजन के, ठीक है, जो कोशिका विभाजन के ठीक पहले, और जिस अवस्था में होता है उसका नाम है एस फेज ऑफ इंटरफेज। एस फेज ऑफ इंटरफेज। ठीक है ना। तो कोशिका विभाजन में एक चक्र आता है, कोशिका चक्र का आता है, और चक्र में आता है एस फेज है, एस फेज का नाम होता है सिंथेसिस फेज। और इंटरफेज का हिंदी होता है अंतरावस्था। तो अंतरावस्था के इस फेज में होता है, तो वो हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो पहले तो ये समझ लो कि डीएनए का रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है। डीएनए का रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है कि पेरेंट में कितना क्रोमोजोम होता है, तो किसी भी पेरेंट सेल में 46 क्रोमोजोम है। पेरेंट सेल में 46 क्रोमोजोम है यहाँ पे। और जो जनक कोशिका होता है, प्रत्येक कोशिका में भी 46 क्रोमोजोम रहेगा, यहां भी 46 क्रोमोजोम रहेगा, यहां भी 46 क्रोमोजोम रहेगा। क्रोमोजोम बना होता है डीएनए का। तो जब अगर डीएनए ही डबल नहीं होगा तो क्रोमोजोम डबल कहां से होता है। और चूंकि ये 46 में जब डिवाइड करेगा तो 23 होना चाहिए, तो ये द्विगुणन के द्वारा ये 46 जो क्रोमोजोम होता है वो हो जाता है बेसिकली, पहले हो जाएगा 92, और 92 से फिर घट करके 46 होगा। तो डीएनए का द्विगुणन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि डीएनए से क्रोमोजोम बना है, और क्रोमोजोम का यहां पे डबलिंग होगा, तो लक्षणों तब लक्षण समान जाएंगे, इसलिए जरूरी होता है। तो एक बात को यहां पे याद रखना, सवाल है कि डीएनए का द्विगुणन क्यों, एक लाइन लिखना है, का द्विगुणन क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है।
तो याद रखना, चूंकि डीएनए से गुणसूत्र बना होता है, बना होता है, और कोशिका विभाजन में गुणसूत्र लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला वाहक होता है। तब वास्तव में उसका डीएनए विभाजित होता है, तब वास्तव में उसका डीएनए बढ़ता होता है। उसका डीएनए विभाजित होता है। ठीक है, ये लिखो आप। क्योंकि डीएनए लक्षणों के संग्राहक है, इतना अधिक होता है लंबा तथा उलझा होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, यदि वह गुणसूत्र में परिवर्तित न हो तो लक्षणों का समान वितरण संभव नहीं है। तो लक्षणों का समान वितरण संततियों में संभव नहीं है। संततियों में संभव नहीं है, क्योंकि कोशिका विभाजन में खास करके समसूत्री में संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूप में डीएनए जनक कोशिका तथा संतति कोशिका में रुको 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 रुकना। गुणसूत्र जनक कोशिका में जितना होता है
उतना ही संतति कोशिका में भी होता है। तो ये बातें लिख लो आप। डीएनए क्या होता है? डीएनए धागे के रूप में होता है, और डीएनए धागे के रूप में है। और कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में जितने भी सेल्स हैं उसमें जो डीएनए होता है सबको निकाल करके अगर हम एक बार बांध दे, और तो हम इस पूरे पृथ्वी को हम 6 से 8 बार लपेट सकते हैं। तो इतने बड़े लंबे उलझे हुए डीएनए का समान वितरण संभव नहीं है। इसलिए डीएनए का द्विगुणन होता है। द्विगुणन के बाद डीएनए गुणसूत्र में परिवर्तित होता है, और परिवर्तन के कारण ही ठीक है, लक्षणों का समान वितरण हो पाता है। अगर क्रोमोजोम ना होता तो लक्षणों का समान वितरण नहीं होता, पर क्रोमोजोम के बनने से पहले डीएनए का द्विगुणन आवश्यक होता है, क्योंकि आधा लक्षण एक तरफ जाना है और आधा लक्षण एक तरफ जाना है। और इसलिए मैं लिखा हूं कि कोशिका विभाजन में, खासकर समसूत्री में, ठीक है, समसूत्री में गुणसूत्र का जो विभाजन होता है संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में समान होता है। मतलब क्या हुआ, जितना जनक में होगा, पेरेंट सेल में होगा क्रोमोजोम, उतना ही क्रोमोजोम किस में होगा, डॉटर सेल में होगा। जैसे तुम्हारे, ठीक है, जैसे हमारे तुम्हारे शरीर में कितने क्रोमोजोम है, तो 46 है। हमारे हर सेल में कितने क्रोमोजोम है, 46 है। और एक सेल अगर टूट जाता है या नष्ट हो जाता है, या ठीक है, तो उस जगह पे जब नया सेल बनेगा उस सेल में भी 46 ही क्रोमोजोम होगा। जैसे एक महिला एक पुरुष है, तो महिला में भी कितना क्रोमोजोम होगा, 46। पुरुष में भी कितना होगा, 46। महिला से क्या आया, एक निकल करके, पुरुष से क्या है, स्पर्म निकल करके। स्पर्म और एक जब मिलेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट में भी कितना होगा, 46। और उस जाइगोट से फिर कल एक बच्चा बनेगा, उस बच्चा में भी कितना होगा, 46। तो बच्चा में भी 46 ही रहे, माता पिता भी 46 ही हैं। ठीक वैसे ही तो ये तो हुआ व्यक्ति के स्तर पर, सेल के स्तर पर भी यही होता है। डीएनए का जो दोनों जो स्ट्रैंड होता है ना, ये 69 पोजीशन में होता है। 69 का मतलब का एक का सिर दूसरा का पूंछ। ये एक प्राइम होगा, यहाँ पे 5 प्राइम लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा में ये चला जाएगा, ये 3 प्राइम में, और यहां पे होगा 3 प्राइम, और यहां पे होगा 5 प्राइम। ये एक डीएनए है, ये स्ट्रक्चर इसका है। यहां पे क्या दिख रहा है कि ये डीएनए खुल रहा है धीमे धीमे। डीएनए क्या हो रहा है, ये खुल रहा है। ये डीएनए क्या हो, खुल रहा है। अब इस खुले जो भाग खुल रहा है, इसी पे देखोगे एक नया डीएनए जो स्ट्रैंड है वो बन रहा है ऐसे, एक पे लगातार रूप में और एक पे अलगातार रूप में। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और जब ये दोनों बन जाएगा तो यहां से कट जाएगा ये, और कटने के बाद क्या हुआ, ये अलग हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रैंड हो गया ऐसे, एक स्ट्रैंड हो गया ये, और इसी के ऊपर एक ब्लैक वाला, इसी के ऊपर एक ब्लैक वाला। एक डीएनए से अब यहां पे 2 डीएनए हमें बनता हुआ दिख रहा है। और यही प्रोसेस सबसे पहले देखा था मिशेल्सन और स्टाल नामक वैज्ञानिक ने। और उसने कहा था जो डीएनए का जो द्विगुणन है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव विधि से होता है और संरक्षित विधि से होता है। और ये क्यों जरूरी है, ये द्विगुणन क्यों जरूरी है, एक स्ट्रैंड ए बन गया, एक स्ट्रैंड ए बन गया, और विधि क्या हो गया, ये दिया था किसने था, मिशेल्सन और स्टाल ने दिया था। और इसका लाभ क्या है, इसका लाभ क्या है, तो 2 डीएनए का द्विगुणन होता है, 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 2 डीएन
ठीक है, तो ये लाभ होगा अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में लक्षणों का बंटवारा होता है। क्या लाभ होगा ये? तो वैज्ञानिक का नाम ये है मिशेल्सन और स्टाल, जिसने ये अर्ध संरक्षी द्विगुणन विधि के विषय में बताया था। और विधि के फायदे क्या है? फायदे में एक बात याद रखना, इसका सबसे पहला जो फायदा होगा वो होगा कि जब कोई सेल टूट जाता है, जब नया सेल बनता है, तो उसके मरम्मत में, वृद्धि विकास में, तो इसको ऐसे याद रखोगे। तो मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, पहला महत्व वृद्धि विकास में, दूसरा लक्षणों के वंशागति में, तीसरा लक्षणों के वितरण में, चौथा प्रजनन में, पांचवा मरम्मत, इसके मरम्मत टूटे फूटे कोशिकाओं के, टूटे फूटे कोशिकाओं के तथा पुनर्जनन में। नए कोशिकाओं के पुनर्जनन में, ठीक है। अगर ये द्विगुणन नियंत्रित तरीके से नहीं होता है, अगर ये अनकंट्रोल हो गया, तो कैंसर कारण बनेगा। ये द्विगुणन अगर अनकंट्रोल हो गया तो कैंसर का कारण बनेगा, याद रखना। अनकंट्रोल हो गया, इसी से होता है कैंसर। कहते अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल कॉज कैंसर। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल कॉज कैंसर, कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से कैंसर होता है।